हेलो साथियों, स्वागत है आपका द ग्रो अप मंत्रा में। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां, आज हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास 4। जी हां, जैसा कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा जो आ रही है, मेन उसको फोकस करते हुए साथ में और भी अन्य एग्जाम जो हमारे चल रहे हैं, ग्रुप डी एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी जिसे कहते हैं, और एसएससी जो भी एग्जाम है, करंट अफेयर लगभग सभी में आती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उसी महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए हमने फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी पैट को थोड़ा सा नाम देते हुए इस काम को स्टार्ट किया है, इस सेशन को स्टार्ट किया है। तो इस सेशन को हमने जो प्रयास किया है वो बेस्ट या मोस्ट 300 क्वेश्चन इन 10 क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम तक कवर करने का प्रयास किया है। उसके बाद भी हमारी करंट अफेयर की क्लास चलती रहेंगी, लेकिन वो आगे फिर बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल हमें यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम तक कम से कम 10 क्लासेस में 300 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने हैं, जिसमें हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का ना छूटे। तो आज हमारी उसी क्रम में, उसी के सेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी क्लास करेंगे क्लास 4, जिसमें हम अपनी एक प्रत्येक क्लास में, एवरी क्लास में हम 30 क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, तो पहली में हमने 1 से 30 किया, दूसरे में 31 टू 60, फिर 61 टू 90, और आज हमारी क्लास 4 करंट अफेयर की होगी आपके साथी अंकुर वर्मा के साथ ग्रो अप मंत्रा में। जी हाँ, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रो अप मंत्रा में। तो आज हमारी इस क्लास में, क्लास 4 में क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अब बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका, फटाफट से क्वेश्चन पर आते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो बीच बीच में अपने उत्तर कमेंट्स करते रहें, और हम बेशक आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कमेंट्सों को जरूर वैल्यूबल माना जाएगा, जरूर देखा जाएगा, लेकिन हम थोड़ा समय भी बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आप कमेंट्स करते रहेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपको टाइमर चलेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम पीरियड में आंसर देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और आपका क्वेश्चन ये रहा। तो आज का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 91। मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, जी हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि मई 2022 में हमारे भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? जी हाँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपका समय स्टार्ट होता है, अब समय चल पड़ा है। सभी साथी कमेंट करेंगे। मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो चलते हैं अपने उत्तर की ओर, समय आपका समाप्त हो चुका है। तो जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर से ही पहचान गए होंगे कि किस राज्य की बात हो रही है। जी हाँ, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की अगर हम बात करें तो ये हमारी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 सरकार बेटी को देगी 1,18,000 रुपए। जी हाँ, कहां पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, कौन है ये मुख्यमंत्री? तो यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। राज्य की इस एक योजना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेटियों का मामा बना दिया है। जी हाँ, इस योजना के आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बेटियों का मामा बना दिया है। तो एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बेटियों के मामा बना दिया गया है, या बेटियों के मामा के नाम से पुकारा जा रहा है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इससे इनकी काफी अच्छी लोकप्रियता भी बढ़ी है। अगर बात करें तो प्रदेश में करीब 42.14 लाख लड़कियों या लाडलियों का
भविष्य यह योजना सवार रही है, अर्थात इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की 42.14 लाख लड़कियां इस योजना का लाभ ले रही हैं और जिससे उनका भविष्य संवरेगा आदि आदि। देश के 8 राज्यों ने भी, जी हाँ, इसी के साथ हमारे भारत देश के अन्य 8 राज्यों ने भी मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना को अपने राज्यों में लागू किया है। तो मुख्य रूप से इसमें लेकिन क्रेडिट पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही जाएगा। जी हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 तो बिल्कुल नहीं भूलना है। बेटियों के मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं, 42.14 लड़कियों का लाभ इससे ले पा रही हैं और साथ ही साथ हमारे देश के 8 अन्य राज्यों ने भी इस योजना को अपने राज्यों में लागू किया है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मई 2022 के सूचना अनुसार, जी हाँ, अगर हम मई 2022 की सूचना देखें तो उसके अनुसार किस राज्य ने कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? जी हाँ, अगर हमारे भारत में बात करें तो एक राज्य है उसमें काफी हद तक मामले दर्ज किए गए हैं। किसके? टमाटर फ्लू के। जी हाँ, ये एक बीमारी है। अभी जब हम उत्तर बताएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे अच्छा खासा, काफी अच्छे तरीके से। फिलहाल क्वेश्चन का आप उत्तर दें कि मई 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है। सभी साथी जन कमेंट करेंगे। कमेंट सब लोग करते रहें। चलिए, तो अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो टमाटर फ्लू जो है कहां पाया गया? हमारे भारत के किस राज्य में इसके मामले देखे गए हैं? तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा केरल। जी हाँ, अगर हम बात करें टमाटर फ्लू के मामलों की तो ये सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं हमारे केरल में दर्ज किए गए। जी हाँ, किसमें? केरल में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये टमाटर फ्लू है क्या। तो पहली बात तो टमाटर फ्लू जो है कोई टमाटर में होने वाली बीमारी नहीं है। इसका नाम है टमाटर फ्लू, लेकिन टमाटर नहीं है, ये इंसानों में पाए जाने वाली एक बीमारी है। अगर हम बात करें इसकी तो जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, इससे बॉडी पे कुछ लाल लाल चकते से निशान से हो जाते हैं, रेड रेड, और टमाटर क्या होता है? लाल। तो उस आधार पे कहीं ना कहीं इसका कुछ नाम रखने का प्रयास किया गया है, टमाटर फ्लू। ये बच्चों में ज्यादा फैला है, टमाटो या टमाटर फ्लू कह सकते हैं। तो केरल में कोरोना के साथ अब टमाटर फ्लू का नया खतरा पैदा हो गया है, जैसा कि न्यूज में बहुत चर्चा में भी रहा था। ये इसके शिकार छोटे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें टमाटो फ्लू की या टमाटर फ्लू की तो ये केरल में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इसमें इसके केस दर्ज किए गए हैं और इसके शिकार जो है हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ज्यादा रहे हैं। टमाटर फ्लू क्या है? टमाटर फ्लू जो है वो एक तरह का बुखार है। जी हाँ, क्या है? टमाटर फ्लू है वो हमारा एक तरह का बुखार है। यह केरल में 5 साल से कम बच्चों में पाया गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें बच्चों में भी तो किस एज से नीचे? तो ज्यादातर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें दर्ज किया गया है हमारा टमाटर फ्लू, जो कि क्या है? एक बुखार है। इससे संक्रमित होने वाले बच्चों के शरीर पर चकते और छाले हो जाते हैं, जैसे निशान आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो इससे क्या होता है? शरीर पर चकते चकते से निशान से हो जाते हैं। ये लाल रंग के होते हैं, इसलिए इसको टमाटर फ्लू कहा जाता है। जी हाँ, टमाटर फ्लू इसलिए कहा गया क्योंकि लाल रंग के होते हैं। संक्रमित बच्चों को इसमें और क्या क्या देखा गया है? जो संक्रमित बच्चों को तेज बुखार आता है इसमें टमाटर फ्लू में, बदन में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, थकान महसूस करता है बालक, पेट में थकान, उल्टी होना, दस्त होना, हाथ घुटनों का रंग बदलना, खांसी, छींकना, नाक बहना जैसी परेशानियां होती हैं। तो कितनी गंभीर समस्याएं पैदा की हैं इसने, किसने? हमारे टमाटर फ्लू ने। तो ये कैसा है? शरीर पे चकते चकते के से निशान हो जाते हैं, बच्चों में ज्यादा पाया गया है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विशेषकर ज्यादा पाया गया है। तो टमाटर फ्लू की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसके जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो किए गए हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, केरल में। जी हाँ, तो चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता? जी हाँ, इटालियन कप 2022 किसने जीता? फाइबर क्लब, केप कोस्ट, इविसुआ, एलए गैलेक्सी या इंटर मिलान? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो चुका है, सभी साथी जन मेरे कमेंट करेंगे। मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता? चलते हैं इसके उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें इटालियन कप 2022 की, तो ये हमारा कैसा कप है, पहले जान लेते हैं इटालियन कप 2022 है क्या। तो इटालियन कप जो प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, ये क्या है, हमारी फुटबॉल से संबंधित है, जिसमें इंटर मिलान ने, जी हाँ, इंटर मिलान ने फाइनल में यूवेंटस को 4-2 से हराकर, जी हाँ, इंटर मिलान ने फाइनल में यूवेंटस को 4-2 से हराकर इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। यूवेंटस और इंटर मिलान के बीच इटालियन कप फाइनल मैच कहां खेला गया था? सॉकर मैच इटली के रोम में, जी हां, इटली के रोम में स्टेडियो ओलंपिको में आयोजित किया गया था। जी हां, तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं पिक्चर में, इंटर मिलान की जीत दर्ज करने के बाद का ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इटालियन कप 2022 किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन तो फुटबॉल। जीता कौन? इंटर मिलान जीता। किसको हराकर? यूवेंटस को हराकर। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कहां आयोजित किया गया? तो इटली के रोम में स्टेडियो ओलंपिका में आयोजित किया गया। तो उम्मीद है कि अब आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप, जी हाँ, बात कर रहे हैं हम हॉकी की कप की, वो भी हॉकी में एशिया कप, और उसमें भी किससे संबंधित? महिलाओं से संबंधित। तो हमारा चूंकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ऊपर से विशेषकर महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया है, तो महिलाओं से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं एक आवश्यक और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से एक बार। मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? जी हां, बात कर रहे हैं एशिया में महिला हॉकी कप 2022। तो कोरिया, अमेरिका, जापान या डी भारत? आपका समय शुरू होता है अब। मेरे सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। तो अगर हम बात करें महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता, तो इसका उत्तर होगा जापान। जी हां, जापान ने इसमें क्या है, पहला स्थान ग्रहण किया है। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट, जी हां, अगर हम बात करें वुमेन हॉकी एशिया कप की, तो ये 10वां संस्करण था 2022 में, अर्थात 10वीं बार ये गेम आयोजित हुए। एशिया कप 2022 महिला हॉकी 10वां संस्करण था इसका, जिसमें जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट का अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। तो पहला क्वेश्चन कि 2022 में जो महिला हॉकी एशिया कप हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो 10वां था। दूसरा, कौन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया? जापान ने। ठीक है, फिर आपका सिल्वर मेडल यानी कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, और अगर बात करें इसमें तीसरे स्थान की यानी कि कांस्य पद की, तो भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला स्थान जापान का, दूसरा दक्षिण कोरिया का, और तीसरा स्थान है हमारा भारत का। जी हाँ, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। भारत ने इसमें 3rd पोजीशन ली है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। वुमेन एशिया कप मैस्कॉट ओमेन 2022 3rd प्लेस, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। तो इंडिया ने हमारा तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता, जापान ने स्वर्ण पदक जीता, और सिल्वर हमारा दक्षिण कोरिया। यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कॉट
मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। तो जापान, दक्षिण कोरिया और भारत तीसरा स्थान। ये महिला एशिया कप 2022। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में कहां उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? जी हां, उत्कर्ष समारोह कहां आयोजित किया गया? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। अब ये क्या है तो ये तो हम जब ही बता पाएंगे जब इसका आंसर देंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर चीजें उत्तर देने जैसी स्थिति नहीं रहेगी। तो आपका समय स्टार्ट होता है, अब समय शुरू हो चुका है। मेरे सभी साथी कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करते रहें। सही गलत होना बाद की बात है, लेकिन हमें कमेंट करते रहना चाहिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2022 में कहां उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ? जी हां, मई 2022 में कहां उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है हमारा गुजरात। जी हां, इसका सही उत्तर होगा हमारा गुजरात। तो गुजरात के भरूच में, जी हां, गुजरात के भरूच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। जी हां, उत्कर्ष समारोह का आयोजन जिले में राज्य सरकार की जरूरतमंद लोगों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में 4 प्रमुख योजनाओं की 100% सफलता के उपलक्ष्य में किया गया। जी हां, गुजरात में आयोजित किया गया हमारा उत्कर्ष समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संबोधित किया। इसका जो मेन आयोजन का जो कारण है वो यह है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने में 4 प्रमुख योजनाओं की 100% सफलता है उसके उपलक्ष्य में किया गया है। और ये 4 योजनाएं कौन सी थी? तो उसमें हमारे मुख्य रूप से नाम है गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना या कुटुंब सहाय योजना। जी हाँ, ये चारों योजना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्जामिनर का जरा भी दिमाग थोड़ा सा कुछ अलग करने का होता है तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो गुजरात में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया वो उनमें से 4 योजनाओं में से कौन सी एक ये नहीं है या कौन सी एक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो 4 योजनाओं की 100% सफलता के उपलक्ष्य में हमारा उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पहला है गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, दूसरा इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, तीसरा निराधार वृद्धि आर्थिक सहाय योजना और चौथा है कुटुंब सहाय योजना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका ये रहा सामने। मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? जी हां, अगर हम बात करें मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? जी हां, देख रहे हैं आजकल महिलाओं से संबंधित एक्टिविटी बहुत हो रही है और महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सिर्फ हिस्सा ही नहीं ले रही हैं, अच्छे अच्छे स्थान भी ग्रहण कर रही हैं। तो इस प्रकार से इन पे क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये शामिल होते हैं, जहां पर एक तो खेल, ऊपर से महिलाओं की बात करें यानी कि जो है महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो वहां पर क्वेश्चन बनना बिल्कुल स्वाभाविक सा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानेंगे। तो अब आपका समय शुरू होता है कमेंट करने के लिए। कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिमी बंगाल? चलिए, तो आपका समय समाप्त हो चुका है। चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब की, तो यह हमारा जीता है उड़ीसा ने। जी हाँ, किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद वही हैं जिनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं, क्योंकि ये हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, यानी कि उन्हीं के नाम पर रखा हुआ ये भोपाल का एक स्टेडियम है, पर खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। जी हां, जो 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन
नेशनल चैंपियनशिप के मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में हॉकी एसोसिएशन ओडिशा ने, जी हाँ, हॉकी एसोसिएशन ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। जी हाँ, कहने का मतलब यह, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चैंपियनशिप रही हमारी, विजेता टीम रही हमारी उड़ीसा। लेकिन इसी के साथ हम यह भी जान लेते हैं कि इसमें दूसरा और तीसरा स्थान किसने ग्रहण किया। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करें 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब की, तो पहले स्थान पर रही हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा, दूसरे स्थान पर यानी कि सिल्वर मेडल के साथ हॉकी कर्नाटक टीम, और तीसरा स्थान जीता है हॉकी की झारखंड टीम में, यानी कि कांस्य पदक। तो इसमें हमारा स्वर्ण पदक उड़ीसा, सिल्वर हमारा कर्नाटक और कांस्य पदक हमारा जीता है झारखंड ने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उड़ीसा ने हमारी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आपके सामने सारी चीजें डिटेल हो चुकी हैं, उम्मीद है कि आप इसको याद रख पाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन का बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे बिना किसी परेशानी के। चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। जी हाँ, एक और चीज चली हमारी, कभी कोरोना आ रही है, कभी टमाटर फ्लू आ रहा है, बड़ी दिक्कत है आज। पता नहीं क्या हो गया इस प्रकृति में कि रोज नई नई समस्याएं परेशानियां आ रही हैं और बहुत ही आजकल जीवन जो है बड़ा ही दुर्लभ होता जा रहा है और संभलने के बजाय और हम पीछे की ओर चले जाते हैं बार बार, ना जाने क्यों, पता नहीं क्या इसका कारण है, लेकिन जो भी है बड़ा ही दुखद स्थिति है। आजकल बार बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो उसी में मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स से मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। तो बात करें पोलैंड, स्पेन, इटली या बेल्जियम। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो समय शुरू हो चुका है, सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे बिना किसी कंजूसी के, यानी कि बिना कोई वो किए, सभी को कमेंट करना ही है। चलिए, तो आपका समय समाप्त हो चुका है, चलते हैं उत्तर की ओर। तो बात करें मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका उत्तर है जी बेल्जियम। जी हाँ, मंकी पॉक्स यानी कि आप देख पा रहे हैं शरीर में मोटे मोटे दाने से बन जाना, जिसको कहा गया है मंकी पॉक्स। जी हाँ, तो इसको सबसे पहले इसके लिए क्वारंटाइन जो किया गया है, यानी कि आइसोलेशन में रखा जाएगा, ऐसी बात जो करी गई, अनिवार्य जो किया गया है, वो किया गया है बेल्जियम में। तो बेल्जियम दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों के लिए 21 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, या क्वारंटीन कह सकते हैं, को अनिवार्य कर दिया है। ये फैसला देश के यानी कि बेल्जियम के रिस्क असेसमेंट ग्रुप, यानी कि जो बेल्जियम का रिस्क असेसमेंट ग्रुप और स्वास्थ्य अधिकारियों की बीच हुई बैठक के बाद लिया गया कि अब इनको क्या करा जाए, अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने का नियम बनाया जाए। तो मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए हमारा क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला या आइसोलेशन में रखे जाने वाला संबंधी नियम बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से एक बार में उत्तर दे पाएंगे आप, बेल्जियम। जी हाँ, क्या उत्तर होगा, बेल्जियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर। जी हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी इसको करेंगे। आपका समय शुरू करते हैं। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। जी हाँ, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। कमेंट करेंगे सब। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो बात करें अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। जी हाँ, क्या होगा, कोलकाता होगा। कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया। जी हाँ, कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी
रजिस्टर यानी कि पीबीआर जारी किया है। कोलकाता नगर निगम ने पीबीआर यानी कि पीपल्स बायोडायवर्सिटीज रजिस्टर तैयार किया है। इसमें शहर में उपलब्ध फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि में उपयोग और मानव जीवन से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जाएगा। जी हाँ, इसमें क्या होगा, जो भी फूल हैं और जीव हैं हमारे, उनसे संबंधित जो भी भूमि उपयोग और मानव जीवन से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो वही हमारा है क्या, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर। तो हम बात करें तो कोलकाता होगा, तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है जैव विविधता रजिस्टर कोलकाता। जी हाँ, तो रजिस्टर चाहिए तो कॉल करिए। चलिए, जैव विविधता कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत ड्रोन महोत्सव 2022, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ? गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान या नई दिल्ली? आपका समय शुरू होता है। चलिए, तो आपका समय समाप्त हुआ। चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें अपने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की, तो इसका उत्तर होगा हमारा बहुत ही अच्छा, नई दिल्ली। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत ड्रोन महोत्सव, तो आप देख पा रहे हैं 27 और 28 मई 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट दबाकर उसका क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए, तो बात करें अगर हम इसकी, तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करके किया। अर्थात भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहां किया गया? प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। जी हाँ, इस दृष्टि से यह क्वेश्चन अब अपने आप में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है ये हमारा, इसलिए महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 16 से अधिक प्रतिनिधि रहे। जी हाँ, इसमें हमारे इतने लोग शामिल भी रहे। इसमें पहला मेक इन इंडिया ड्रोन, जी हाँ, मेक इन इंडिया जो हमारा मिशन है नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो पहला मेक इन इंडिया ड्रोन जो वैक्सीन डिलीवरी में सहायक होगा। जी हाँ, ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की जा सकेगी, आई ड्रोन को लॉन्च किया गया जिसमें। तो हमारा 3-4 क्वेश्चन मोटे तौर पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 नई दिल्ली, कहां? प्रगति मैदान, उद्घाटन नरेंद्र मोदी। उसमें पहला मेक इन इंडिया ड्रोन का नाम क्या दिया गया? आई ड्रोन, जो कि लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन अगला आ चुका है। क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने, जी हाँ, एलन मस्क हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े रईसों में इनकी गिनती होती है, और टॉप जो मिलियन लोग होते हैं अमीरी के रैंक में, अगर इनका नाम देखा जाए तो शामिल है। वो हम अभी और आगे डिटेल से आंसर के बाद चर्चा करेंगे। तो एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? जी हाँ, तो जो एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तो कितने बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो ऑप्शन है 44 बिलियन डॉलर, 34 बिलियन डॉलर, 54 बिलियन डॉलर या 74 बिलियन डॉलर। तो आपका समय शुरू होता है अब। सभी साथी कमेंट करेंगे।
चलिए तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो एलन मस्क की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए कितने बिलियन डॉलर, तो इसका आंसर होगा 44। जी हाँ, 44 बिलियन डॉलर। 44 याद रखिएगा, 44। चार चार चौके, दो चौके एक साथ मारे हैं, ठीक है। चार चार, चार चांद लगा दिए, ऐसा याद कर सकते हैं, चार चार। तो ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की थी एलन मस्क ने? 44 बिलियन डॉलर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्विटर एक हमारी सोशल मीडिया साइट है जिसमें अपनी बात को अभिव्यक्ति करने का एक साधन माना गया है इस प्लेटफॉर्म को, ट्विटर को, जिसमें हम ट्वीट कर देते हैं फटाफट से जाकर अपनी जो भी बात है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको प्रयोग करने का कहीं ना कहीं एक साधन है ये ट्विटर, हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो टेस्ला के मालिक, जी हाँ, अगर हम बात करें एलन मस्क की तो ये हमारे टेस्ला के मालिक और सीईओ हैं एलन मस्क। जी हाँ, टेस्ला के मालिक और इसके सीईओ हैं, ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को, जी हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था और उसे खरीदने के लिए 44 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था। जी हाँ, कितने का? 44 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था। इस डील पर अब ट्विटर के शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए, तो अगर हम बात करें एलन मस्क की तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। जी हाँ, ट्विटर के नए मालिक हो गए हैं अब ये, टेस्ला के मालिक और सीईओ भी हैं। तो एलन मस्क की अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में से इनकी गिनती होती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कितने हंसमुख और एनर्जेटिक पर्सन है ये। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं। पढ़ाई अगर इनकी बात करें तो साइंस आर्ट से ग्रेजुएट हैं। कंपनी टेस्ला स्पेसएक्स के ये सीईओ और मालिक हैं अर्थात, और इनकी जो नेट वर्थ है कुल 269.7 बिलियन डॉलर है करीब। अगर हम बात करें भारत के हिसाब से तो 20.68 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, तो इसी के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी हैं। ये क्वेश्चन और बन सकता है। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? जी हाँ, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 10 जनवरी, 26 अप्रैल, 12 मार्च या 30 नवंबर। समय शुरू हो चुका है आपका। सभी साथी कमेंट करते रहेंगे। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। अगला आपका आंसर का, इसका 101 क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो एक बार में तिथि जान लेते हैं पहले, 26 अप्रैल। जी हाँ, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को नवाचार यानी कि कुछ नया करने, कुछ क्रिएटिव यानी कि रचनात्मकता को बढ़ावा देने में, बौद्धिक संपदा यानी कि बुद्धि से संबंधित जो भी हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे कुछ नया डेवलप करते हैं, कुछ क्रिएटिव डेवलप करते हैं, कुछ नया विकसित करते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा अगर हम बात करें 2022 तो कुछ नया विकसित करने और दुनिया को अधिक टिकाऊ भविष्य में बदलने में मदद करने के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए युवाओं की विशाल क्षमता पर प्रकाश डालता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, जो बौद्धिक संपदा है, वो एक प्रकार से हमारी संपदा होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो कि जीवन में हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। और इसके आधार पर हम कुछ नया विकसित कर सकते हैं, कुछ रचना कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम कुछ अपना नया तैयार कर सकते हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ किया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है जो विकसित करती है, और इसको हमसे कोई, सबसे बड़ी बात है कि छीन भी नहीं सकता। इसी के आधार पर हम अपना सभी प्रकार का विकास कर सकते हैं। मूल रूप से ये एक बहुत ही आवश्यक है। इसको बढ़ावा देने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? जी हाँ, तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरी बार आयोजन किया गया है, जिसको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। तो कहां किया? क्वेश्चन कहता है कि कहां? पटना, दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ। आपका समय शुरू होता है, कमेंट करेंगे। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में, अगर हम बात करें किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर होगा पटना, दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ में से। तो इसका आंसर है हमारा बेंगलुरु। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ पर हैं। जैसा कि मैंने यहाँ गोला बना देता हूँ, इस गोले में इनका चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन छोटा सा दिख रहा है क्योंकि पिक्चर है, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है। तो चलते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा, जो केंद्रीय मंत्री तो है अनुराग ठाकुर, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि किस विभाग के मंत्री हैं ये। तो अगर हम बात करें, जो इनका मंत्रालय है वो है केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री। जी हाँ, खेलों से संबंधित अगर उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री खेल से संबंधित ही होंगे। ये थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है, हालांकि कभी कभी और भी विभागों के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुक्का या अनुमान लगाया जा सकता है। तो केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने पुणे विश्वविद्यालय बेंगलुरु के, जी हाँ, पुणे विश्वविद्यालय बेंगलुरु के खशावा जादव खेल परिसर का उद्घाटन किया। जी हाँ, खशावा जादव खेल परिसर का उद्घाटन किया। श्री अनुराग ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता के बारे में बताया, और साथ ही खेलो इंडिया का बजट 657 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, जी हाँ, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया का बजट जो है वो 657 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 974 करोड़ रुपए किया है। जी हाँ, अर्थात इनकी पूरी मानसिकता खेलों को बढ़ावा देना, खेलों के संबंध में विकास करना आदि से संबंधित है। एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य है इनका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा राज्यों, विश्वविद्यालयों, खेल संघों और कंपनियों से पूरे भारत में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं तैयार करने में सहयोग करने की अपील भी की है हमारे इन्होंने। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया। कहां किया? बेंगलुरु में किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आज का। अमेरिका, चीन, जापान या फ्रांस? आपका समय शुरू होता है। सभी मेरे साथी दोस्त कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया है, किसी देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की। अर्थात इन्होंने ये कहा है, किसने, किस देश के राष्ट्रपति से कही है? तो ये कही है अमेरिका से। जैसा कि आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं, जो पहली पिक्चर है जहां पर मैंने अभी सर्किल किया है, तो ये है हमारे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, जी हाँ, जो हैं उनसे, बाइडेन से, जी हाँ, ये दूसरे जो हमारे तस्वीर में है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्या किया है, रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की। अर्थात इन्होंने कहा है कि ये आतंकवाद से संबंधित ये सारी चीजें करते हैं, इनको इस प्रकार का टैग दिया जाए या इनको इस प्रकार की वो दिया जाए। तो आतंकवाद का प्रायोजक रूस, इस प्रकार से न्यूज भी बहुत चली थी, बहुत खबर चली थी। तो उसी में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से इसके संबंध में
मांग की कि इसके लिए रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य की टैग लगाया जाए इसको। चलिए, तो ऐसा करने से रूस के खिलाफ अमेरिकी सरकार के पास उपलब्ध सबसे कठोर प्रतिबंधों को सक्रिय किया जाएगा। और ऐसा होता है जो, क्योंकि अमेरिका में हमारे यूएन है, तो अगर कोई राज्य देश ऐसा कुछ करता है तो उस पर कुछ कठोर प्रतिबंध लग जाते हैं और कुछ विशेष ऐसे काम खो जाते हैं जिनका उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए बात करें तो अमेरिका से मांग की थी यूक्रेन ने, किसके लिए? रूस के लिए। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने आ चुका है। तो हाल ही में जारी वर्ष 2021 को सिप्री सी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? अर्थात किसी ने भी रिपोर्ट जारी की हो, हालांकि पूछ लेता है किसने जारी की है, फिर भी तो भारत को सैन्य खर्च के मामले, यानी कि सेना पर जो देश खर्च करता है हमारा देश भारत, उसके आधार पर कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा स्थान? आपके समय शुरू हो चुका है, सभी साथी कमेंट करें। चलते हैं उत्तर की। तो अगर हम बात करें हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत को सैन्य खर्च के मामले में तीसरा स्थान मिला है। यानी कि और देशों के मुकाबले तुलना की जाए तो जो देश अपने सेना पर जो खर्चा करते हैं, सैन्य संबंधी विकास करने पर, सेना को मजबूत करने और आदि आदि के लिए, तो उस आधार पर भारत ने सेना के ऊपर जो खर्चा किया है और देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान ग्रहण किया है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। सिप्री ने जारी की रिपोर्ट इंस्टीट्यूट के अनुसार साल 2021 में वैश्विक सैन्य खर्च में 0.7% की बढ़त दर्ज हुई है। अगर हम बात करें तो उसमें जो है पहले से 0.7% की बढ़त दर्ज हुई है। इस साल सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 5 सबसे बड़े देश में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो सेना के मामले में खर्च कर रही है तो वो है हमारा अमेरिका। तो पहला स्थान सैन्य खर्च के मामले में स्थान जो है वो अमेरिका को है, दूसरा स्थान चीन को है, तीसरा स्थान भारत को है और इसी के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः ब्रिटेन और रूस हैं। तो मुख्य तौर पर 2-3 जरूर याद रहने चाहिए। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, क्योंकि भारत भी महत्व हमारा देश है तो इस हिसाब से उसका कोई सा भी स्थान हो लेकिन याद होना जरूर है। तो पहला अमेरिका, दूसरा चीन तथा तीसरा भारत होगा। चलिए, तो सैन्य खर्च में भारत वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं मेरे साथी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जी हाँ, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? केन्या, इक्वाडोर, तंजानिया या उज्बेकिस्तान? जी हाँ, उज्बेकिस्तान। आपके 4 ऑप्शन हैं। समय शुरू हो चुका है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, तो उत्तर की ओर चलते हैं। तो अगर हम बात करें किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो उत्तर है केन्या। जी हाँ, केन्या के राष्ट्रपति, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2002 से 13 तक देश का नेतृत्व किया है। किसका? केन्या का। वर्ष 2007 उनके शासन काल के दौरान हुए विवादित चुनावों के बाद, जी हाँ, इनके शासन काल में विवादित चुनाव हुए जिसके कारण खूनी जातीय संघर्ष में बहुत दिक्कतें आई, यानी कि खूनी जाति संघर्ष का रूप ले लिया विवादित चुनावों ने, जिसमें 1100 से अधिक लोग मारे गए और ऐसी अशांति हुई कि उसको रोकने के लिए इन्होंने
विभिन्न सुधारों के साथ एक नया संविधान स्वीकार किया, जिसके चलते उनका शासनकाल के दौरान अनियंत्रित भ्रष्टाचार, प्रमुख परियोजनाओं पर भारी खर्च किया गया, जिससे देश क्या हो गया, हमारा केन्या देश जो है वो बर्बाद हो गया और देश का कर्जा बढ़ गया। तो केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मोबाई किबाकी 90 वर्ष की उम्र में चले गए। ये पहले राष्ट्रपति रहे हैं। इनके द्वारा इनके शासनकाल में एक बार विवादित चुनाव हुए, जो कि खूनी जातीय संघर्ष में का रूप ले लिया, और यहाँ तक कि संविधान को सुधारों के साथ नया संविधान स्वीकार करना पड़ा, और इन्होंने भ्रष्टाचार, अन्य परियोजनाएं, इन सब पे जो खर्च किया, जिसके कारण देश बर्बाद हो गया और देश का कर्जा बढ़ गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति किसके? केन्या के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए? जी हाँ, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। जी हाँ, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? चंचल ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा या सुमन बेरी? आपका समय शुरू होता है। अगर हम बात करें नीति आयोग, तो इसके जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो उपाध्यक्ष होता है, और जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री इस पे विशेष काम नहीं करते, वो बस अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कार्यकारी रूप से अगर कोई व्यक्ति शामिल होता है तो मुख्य रूप से उसमें किसका नाम होता है? तो नए जो भी हमारे उपाध्यक्ष हैं, अगर उनको हम नाम लें तो समझो कि वही क्या है, इसे कार्यकारी अधिकारी। तो बात करते हैं इसके उत्तर की, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, सुमन बेरी। जी हाँ, देश के तीसरे नीति आयोग अध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। जी हाँ, ये एक पुरुष हैं। सुमन बेरी नाम सुन के ऐसा ना समझिएगा कोई महिला है, तो ये पुरुष हैं, सुमन बेरी। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, बढ़िया अंकल हमारे स्मार्ट सुमन बेरी जी, और ज्ञान के भी धनी है कहीं ना कहीं, वरना नीति आयोग के उपाध्यक्ष ऐसे ही किसी को नहीं बनाया जा सकता। तो वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी वाले हमारे सुमन बेरी जी देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये आए हैं हमारे राजीव कुमार की जगह। जी हाँ, अगर हम बात करें नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की, तो उसका उत्तर होगा अरविंद पनगड़िया। उनके स्थान पर बने थे राजीव कुमार, और अब ये तीसरे हैं जो हमारे डॉक्टर सुमन के बेरी, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पद छोड़ दिया है। जी हाँ, उन्हीं की जगह आए हैं। तो राजीव कुमार को अगस्त 2017 में अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे के बाद बनाया गया था, जैसा कि मैं बता चुका हूं। राजीव कुमार के बाद नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है हमारे सुमन के बेरी जी, एक अर्थशास्त्री हैं, जिनको बनाया गया है। वो नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष होंगे। जी हाँ, पहले अरविंद पनगड़िया हैं, दूसरे राजीव कुमार, और तीसरे हैं हमारे डॉक्टर सुमन के बेरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस को हम काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बेशक हम अपने टोटल 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी 10 क्लासेस में, लेकिन हम इन 300 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 600 क्वेश्चन तक डिस्कस कर जाएंगे, और हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पाने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है इसी के साथ आपका परीक्षा अच्छी हो, आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं हैं। तो उसी के साथ अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल? बहुत अच्छा, समय शुरू होता है आपका। अब सभी मेरे साथी कमेंट करेंगे, लापरवाही कोई ना करे, कमेंट जरूर करते रहें। चलते हैं उत्तर की ओर, समय समाप्त हो चुका है आपका। तो अगर हम बात करें विश्व पुस्तक दिवस, तो अगर हम बात करें तो इसका उत्तर होगा 23 अप्रैल को। जी हाँ, हाल ही में 23 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। जी हाँ, इस दिन कई प्रमुख लेखकों ने जन्म लिया है। अगर हम बात करें विश्व पुस्तक दिवस क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को, तो इसके संदर्भ में हमारे कुछ कारण हैं। क्योंकि इस दिन कई प्रमुख लेखकों ने जन्म लिया था और कई लेखकों की मृत्यु भी हुई है।
अगर हम बात करें जैसे विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स और जोसेफ प्लाया, तो इनका क्या हुआ है, हमारा 23 अप्रैल को निधन हुआ है। और वहीं बात करें मैनुअल मेजिया, वल्लेजो और मैरिस ड्रून का, तो इनका 23 अप्रैल को जन्म हुआ है। और ये सभी लोग हमारे पुस्तकों से लिखने से संबंधित और ज्ञान से संबंधित चीजों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसीलिए इस दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। जैसा कि देखिए आप देख पा रहे हैं, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जिसे हम कहते हैं। और इसी के साथ आपको एक छोटा सा मैसेज, सबसे प्यारा मैसेज, किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। जी हाँ, किताबें हमारी सच्चे मित्र होती हैं, ये जीवन में हमें कभी धोखा नहीं देती, सबसे अच्छे दोस्त। और जब भी कभी मन ना लगे तो उनको उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपसे बातें करती हैं और जितने अच्छे तरीके से ये बातें करती हैं शायद इस दुनिया में कोई ना कर सके। और इनकी जो बातें होती हैं वो जीवन में हमेशा हमें लाभकारी सिद्धि होती है। तो इसलिए ही किताबों को सबसे अच्छी मित्र या दोस्त कहा गया है और ये कभी धोखा भी नहीं देती। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में हमें किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? जी हाँ, किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? जी हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उसके विभिन्न प्रकार के सलाहकार होते हैं उनके, तो जो उनको अलग अलग चीजों से संबंधित, विषयों से संबंधित उनको सलाह देते हैं। तो इसी क्रम में हमारे एक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं। तो वो कौन चुने गए हैं? विमल चतुर्वेदी, अविचल राव, अजय सूद या राजेंद्र गौतम? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो अगर हम बात करें पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, अजय सूद। जी हाँ, पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार तो हैं अजय सूद। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, देश के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हमारे अजय सूद बने हैं। जी हाँ, अजय सूद जी हमारे प्रधानमंत्री के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये दिमाग में आपके क्लिक कर जाए, याद हो जाए। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के भौतिक विज्ञान विभाग में मानद प्रोफेसर अजय सूद को प्रधानमंत्री के लिए नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, ये हमारे इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी हैं अजय सूद जी, जिनको अब भारत के प्रधानमंत्री के जो है वैज्ञानिक सलाहकार के प्रधान जो हैं कई होते हैं, उसमें भी ये मुख्य तौर पर जो प्रधान है उसके तौर पर चुने गए हैं। भारत में कलकत्ता में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक के रूप में भी आपने यानी कि अजय सूद जी ने काम किया है। तो कितनी बड़ी संस्था है हमारी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके वैज्ञानिक के तौर पर भी काम किया है हमारे अजय सूद जी ने कलपक्कम में। एक क्वेश्चन और तैयार होता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कलपक्कम में स्थित है। चलिए, सूद जो हैं अजय सूद जी 2018 से प्रधानमंत्री के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले ये प्रधानमंत्री से संबंधित जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और जो भी न्यू ट्रेडिशन सलाहकार जो परिषद है के सदस्य भी रहे हैं हमारे अजय सूद जी। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पाती मोहंती का, एक लेखिका हैं ये बीना पानी मोहंती, जिनका 85 ईयर्स यानी कि 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि किस भाषा की लेखिका थी, यानी कि अपना जो लेखन कार्य करती थी किस भाषा में करती थी? उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ या मराठी? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय समाप्त हो चुका है।
तो अगर हम बात करें बीना पानी मोहंती, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो उड़िया भाषा की मशहूर लेखिका थी हमारी बीना पानी मोहंती, जिनका निधन हो गया है 85 वर्ष की आयु में। बीना पानी मोहंती को ओडिया साहित्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जी हाँ, जो हमारे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, जिनमें पहला स्थान है भारत रत्न का, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो इस पुरस्कार से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उससे उड़ीसा साहित्य में उनके योगदान के लिए, अर्थात ये उड़ीसा यानी कि उड़िया भाषा की लेखिका थी बीना पानी मोहंती, जिनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त है। उड़ीसा के प्रख्यात लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने उड़ीसा लेखिका संसद नामक उड़िया महिला लेखकों के एक संगठन की भी स्थापना की थी। जी हाँ, इनके द्वारा चलाए जाने वाला संगठन का नाम अगर पूछ ले तो उसका नाम होगा उड़ीसा लेखिका संसद। जी हाँ, तो उड़िया की भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? जी हाँ, शिक्षा का मूल तत्व है हमारी पुस्तकें पढ़ना लिखना, जिसके कारण प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज विकास करता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है हर घर किताब, और हर घर में पढ़ने के लिए स्थान हो ना हो तो उसके लिए, लेकिन किताब होनी चाहिए, और किताब है तो एक आसपास ऐसा स्थान बना दिया जाए जहां पर बच्चे शांति से पढ़ सकें। तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन पुस्तकालय माना जाता है। तो पुस्तकों से जुड़े रहने के लिए और एक अच्छे से एकाग्र मन और आदि और पुस्तकों को जोड़ते हुए, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ के सारी खरीद के ही पढ़ें, तो इस प्रकार से अधिक पुस्तकें मिल सकें, सब की पहुंच हर प्रकार की किताबों तक हो सके, इस चीज को आधार मानते हुए ऐसा माना जाता है कि हमारे आसपास अच्छे अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए। तो उसी क्रम में अपने हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है एक। उसका आपको उत्तर देना है कोटा, जामताड़ा, सीकर या कानपुर। तो आपका समय शुरू होता है अब। पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला, यानी कि हर गांव में इसका अपना एक पुस्तकालय है, ऐसा कौन सा जिला है? बहुत ही गर्व की बात है ये। चलिए, तो आपका समय समाप्त हो चुका है, चलते हैं उत्तर की ओर। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका उत्तर होगा जामताड़ा। जी हाँ, उत्तर होगा जामताड़ा, झारखंड का जामताड़ा। पहले नंबर कौन से स्टेट में हुआ है? तो झारखंड में हुआ है। जी हाँ, झारखंड जैसे प्रदेश में, देखो कितनी बढ़िया पहल है हमारी कि झारखंड का प्रदेश का एक जिला जामताड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इनॉग्रेशन किया जा रहा है पुस्तकालय का। लगभग 8 लाख की आबादी वाले जिले में 6 ब्लॉक के तहत, यानी कि एक जिला है ये झारखंड का जामताड़ा, इसमें हमारे 6 ब्लॉक पड़ते हैं और उन 6 ब्लॉकों में कुल 118 ग्राम पंचायत हैं और उन 118 की 118 ग्राम पंचायतों में अपना एक सुसज्जित पुस्तकालय है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये छात्र छात्राओं के लिए खुला रहता है, जिसमें बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक पहल है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ही अच्छा प्रयास है। तो इसी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमारा ये। तो सबको याद रखना है, हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला तो झारखंड का जामताड़ा। इन्होंने तो ताड़ा लगा दिया, जाम लगा दिया, है ना, इतना वो कर दिया कि बहुत इनकी गूंज रही है, थोड़ा याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 26 अप्रैल को या 28 अप्रैल को? समय शुरू हो चुका है आपका, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें विश्व मलेरिया दिवस की तो उत्तर की तरफ चलते हैं।
तो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल। जी हाँ, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। अगर बात करें विश्व मलेरिया दिवस का विचार, तो अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित हुआ है। अफ्रीका मलेरिया दिवस का मूल रूप से एक ऐसी घटना है जिसे 2001 से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जाता है। पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस 2022 को मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग विषय के तहत चिन्हित किया गया था। अर्थात 2022 में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है वो क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का प्रयोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल या 22 अप्रैल? समय शुरू होता है आपका अब। सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे बिना कोई देरी के। भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस, तो उत्तर है इसका हमारा बिल्कुल 21 अप्रैल। जी हाँ, राष्ट्रीय सिविल सेवा जो होती है हमारी सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल। अगर हम बात करें भारतीय लोक सेवा दिवस या राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, लोक दिवस, इंडियन सिविल सर्वेंट्स डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इंडियन सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे यूपीएससी के माध्यम से जिनको चुना जाता है, आदि आदि और भी स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं जिनमें सिविल सेवा से संबंधित हमारे चुने जाते हैं। तो इस दिन 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस? तो क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटाकाफ हाउस दिल्ली में संबोधित किया था, जहां उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। यानी कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्होंने इसको किसकी संज्ञा दी थी? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे मजबूत और स्थायी जो होता है माना जाता है, स्टील माना जाता है। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी दिन अधिकारियों में बेहतर प्रदर्शन को अपने व्यवहार में लाने के साथ ही आने वाली नई चुनौतियों को निपटने के लिए अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा सुधारने एवं विभिन्न नीतियों पर चर्चा करने मनन करने का अवसर मिलता है हमारे इस इंडियन सिविल सर्वेंट्स को 21 अप्रैल। जी हाँ, इंडियन सिविल सर्वेंट्स डे 21 अप्रैल। अगस्त का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? जी हाँ, किरोन पोलार्ड एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह किस देश से संबंधित हैं? जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो हाल ही में अगर हम बात करें किरोन पोलार्ड की, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लिया है, तो इसका उत्तर होगा हमारा वेस्ट इंडीज। जी हाँ, तो ये हमारे खिलाड़ी जो हैं ये संबंधित है हमारे वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हाँ, बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी थे और सबसे बड़ी बात ये ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, अर्थात ये एक अच्छे बैट्समैन के साथ साथ एक अच्छे बॉलर भी थे। टीम के लिए महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करने वाले खिलाड़ियों में से एक किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज से संबंध रखते हैं, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज के लिए 123 वनडे मैच खेले हैं, जबकि 101 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। किरण पोलार्ड के नाम पर 2706 वनडे रन तथा 55 विकेट दर्ज हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल मैच में किरण पोलार्ड ने 1569 रन और 42 विकेट अपने नाम किए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं किरण पोलार्ड को, और साथ ही इनका देश का झंडा जिसे संबंधित वेस्ट इंडीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रॉग की कंपनी यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? जी हाँ, विप्रो कंपनी जो है उसके भारत के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? मनीष चावला, अशोक चंदेल
यूनिस मोहम्मद या सत्य ईश्वरन? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो विप्रो के भारत के नई कंट्री हेड, तो आपके सामने तस्वीर दिख रही है मुस्कुराते हुए सत्य ईश्वरन। जी हाँ, विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड सत्य बोलने वाले ईश्वरन जी। ईश्वर से सत्य है वो ईश्वर है। जी हाँ, याद रखने के लिए थोड़ा जोड़ लेंगे, भारत के विप्रो के नए कंट्री हेड कौन है? सत्य ईश्वरन। जी हाँ, तो आईटी प्रमुख विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन की नियुक्ति की घोषणा की है। जी हाँ, जिसमें चुने गए हैं भारत के नए कंट्री हेड, वह रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी हैं। अगर हम बात करें विप्रो की, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो उसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 को भारत में की गई। विप्रो के मालिक हैं अजीज प्रेम जी। जी हाँ, और विप्रो का मुख्यालय हमारा बेंगलुरु में है। जी हाँ, ये आपको थोड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा नॉलेज बताई गई है विप्रो से संबंधित। तो विप्रो के मालिक हैं अजीज प्रेम जी, मुख्यालय बेंगलुरु, स्थापना 1945 भारत, नई कंट्री हेड सत्य ईश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर, जी हाँ, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये क्या है अभी जानेंगे उत्तर के बाद। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। चलिए, समय शुरू होता है आप। चलिए, उत्तर की ओर चलते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। जी हाँ, है क्या? अब बात करेंगे, राजस्थान तो है, लेकिन ये है क्या? तो अगर हम बात करें एल रूट सर्वर की, तो राजस्थान का एल रूट सर्वर की स्थापना करने वाला पहले नंबर तो ये बात है कि देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसा किया गया है। क्या किया गया है? यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, राज्य में एल रूट सर्वर, नए स्थापित रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए राजस्थान अब किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं होगा। अर्थात जो भी अपनी सर्वर संबंधी, टेक्नोलॉजी संबंधी, इंटरनेट संबंधी चीजें हैं, अपने जो जिम्मेदार जानकारियां होती हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो आदि चीजें, उसके लिए अब आपको उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान में देश में दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर में 3 जे रूट सर्वर तथा कोलकाता और मुंबई में 2 एल रूट सर्वर है। जी हाँ, तो राजस्थान को मिलेगा अपना सर्वर, यानी कि अभी अपने खुद के सर्वर से एक्सेस करेंगे राजस्थान। इसका नाम है एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर हमारा कोलकाता और मुंबई में भी अब है। चलिए, एल रूट सर्वर वाला पहला प्रदेश बना है हमारा कौन? राजस्थान। जी हाँ, एल रूट सर्वर वाला पहला प्रदेश राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 20 अप्रैल? समय शुरू होता है आपका। चलते हैं उत्तर की ओर। तो विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें हमारी जो थीम थी वो थी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस की थीम है हमारी, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। जी हाँ, इनकी थीम बड़ी महत्वपूर्ण होती है जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाती है। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, जी हाँ, पृथ्वी दिवस की ये हमारी थीम थी। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि अक्सर क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, 22 अप्रैल, 22 मार्च और 22 मई, इन तीनों में ही दिवस हैं लगातार। तो सबसे पहले मार्च की बात करें तो पहले जल दिवस आता है 22 मार्च में। जी हाँ, 22 मार्च जल दिवस। जी हाँ, जल दिवस। फिर 22 अप्रैल आता है तो पृथ्वी दिवस।
और फिर 22 मई आता है सही 1 महीने बाद, तो उसमें हमारा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 22 अप्रैल को। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें, थीम। अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? दिल्ली के नए मुख्य सचिव विजय माली, नरेश कुमार, रविंद्र दत्ता या अशोक त्रिपाठी। समय शुरू होता है आपका। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के नए मुख्य सचिव हैं हमारे नरेश कुमार, जैसा कि आप तस्वीर में दिख रहे हैं, जिनके गले में पीले रंग का इजाफा पड़ा हुआ है। तो ये हमारे हैं दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जी हाँ, 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। अगर बात करें स्थानांतरित होने से पहले वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। जी हाँ, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं। नरेश कुमार ने पहले दिल्ली में नई दिल्ली नगर निगम या नगर परिषद के एमसीडी के यानी कि अध्यक्ष और दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। तो जी हाँ, तो दिल्ली नगर परिषद के ये अध्यक्ष भी रहे हैं एमसीडी के, एनडीएमसी के, और दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, और वर्तमान में ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर होगा नरेश कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में हमें किस राज्य ने ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? ओआईएल द्वारा। चलिए, असम, ओडिशा, गुजरात या मणिपुर? सभी साथी कमेंट करेंगे। समय शुरू हो चुका है आपका। समय समाप्त। चलिए, तो अगर हम बात करें ओआईएल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया, तो इसका उत्तर होगा असम, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल का मतलब है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ने आज असम में अपने यानी कि जो शुरू कर चुके हैं, में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की। यानी कि 99.999 का मतलब है कि कहने का मतलब है 100% ही है, लेकिन हम किसी भी चीज को 100% शुद्ध रूप से नहीं कह सकते हैं, कुछ तो प्रभाव होते ही हैं, लेकिन फिर भी 99.999 का मतलब है कि लगभग शुद्ध या पूर्णतः शुद्ध वाली ही बात होती है इसमें। तो शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है असम ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। इसके साथ ही भारत ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम भी उठा लिया है। इस संयंत्र को रिकॉर्ड 3 महीने के समय में चालू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ, जो हमारे दलहन और अनाज होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इससे संबंधित हमारी क्या होती है, संस्था भी है। तो उसी के नए अध्यक्ष कौन है? नवीन चतुर्वेदी, विमल कोठारी, राजेश चौधरी या सुरेंद्र सिन्हा? समय शुरू होता है आपका अब। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इसका उत्तर होगा विमल कोठारी। जी हाँ, विमल कोठारी जी देख रहे हैं आप, डाले हैं। तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। तो दालों को कहाँ रखोगे? कोठरी में संभाल के रखना पड़ेगा, याद रखने के लिए। हाँ जी, कोठरी में रखना पड़ेगा, दालों को संभाल के याद रखने के लिए थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। तो भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के ने अपने उपाध्यक्ष विमल कोठारी को ही, यानी कि ये इसके अब तक जो है इसके उपाध्यक्ष थे, विमल कोठारी जी को अब क्या बना दिया है? इसका अध्यक्ष बना दिया है। विमल कोठारी ने इस पद पर जीतू भेड़ा का स्थान लिया है। जी हाँ, इससे पहले भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के अध्यक्ष थे जीतू भेड़ा और ये थे उपाध्यक्ष। अभी उपाध्यक्ष से इसके अध्यक्ष बन गए हैं।
प्रवीण डोगरे और जीतू बेड़ा के बाद एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष के रूप में विमल कोठारी ने पदभार संभाला है। इसी के साथ हम अपने आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग भरपूर कमेंट करेंगे और उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। तो आज का क्वेश्चन, क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 23 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? जी हाँ, प्रफुल्ल कर जो हैं उनका निधन हुआ है 83 वर्ष की आयु में कौन थे? गीतकार थे, गणितज्ञ थे, पत्रकार थे या चित्रकार थे? समय शुरू हो चुका है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर देने के बाद। तो आज के अंतिम क्लास के अंतिम क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं और उत्तर है प्रफुल्ल कर। जी हाँ, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, प्रफुल्ल कर जो कि एक गीतकार या हमारे प्रख्यात संगीतकार, गायक और लेखक और स्तंभकार हैं। जी हाँ, जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, प्रफुल्ल कर जी एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। 17 अप्रैल को उनका निधन हो गया है, जो कि 83 वर्ष की आयु में वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, जी हाँ, अगर हम बात करें इनके योगदान के आधार पर, तो इनको कई बार सम्मानित भी किया गया है। साल 2004 में उन्हें जयदेव पुरस्कार मिला है, तो और 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, प्रफुल्ल कर पद्मश्री पुरस्कार से 2015 में सम्मानित एक गीतकार, एक संगीतकार, एक गायक, लेखक और स्तंभकार थे, जो कि 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास नंबर 4 करंट अफेयर 300 क्वेश्चन इन 10 क्लासेस की सीरीज में आज हमने अपनी चौथी क्लास कवर की, जिसमें आज हमने 91 से 120 क्वेश्चन कवर किए। इसी के साथ जल्दी हम आपसे मिलेंगे अपनी नई क्लास में, अगले पार्ट क्लास 5 में, जिसमें हमारे क्वेश्चन 121 से 150 पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक इसी प्रकार से हमसे बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और इसी प्रकार से चीजों को करते रहें। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, हमारी चीजें अच्छी लगी हैं, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपका साथी अंकुर वर्मा विदा लेता हूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। ओके, बाय, थैंक यू।